नींव के पत्थर से? प्राक इतिहास और पाषाण काल का वो दौर कैसा था और हमें इसके बारे में पहली बार कैसे पता चला? प्राग इतिहास की इस रूपरेखा को समझने के लिए हमें 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को देखना होगा। भारत में और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में पहला बड़ा कदम 1871 में उठाया गया था। एसीएल कार्लाइल का नाम आता यहाँ। हाँ, कार्लाइल। उन्होंने पहली बार पुरातात्विक सर्वेक्षण की व्यवस्थित शुरुआत की। ये महज जमीन की खुदाई नहीं थी, बल्कि अतीत को वैज्ञानिक तरीके से बाहर निकालने का एक नया रास्ता था। और इसके बाद तो खोजों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। मैं बता दूं कि 1870s के दशक में ही सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंड एक्स यानी पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी। अब एक साधारण नजर से देखने पर यह सिर्फ एक कटावा पत्थर लग सकता है, लेकिन पूरा पाषाण काल के संदर्भ में ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। बिल्कुल, ये केवल एक औजार नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के विकास का प्रमाण है। एकदम सटीक बात कही। एक हैंड एक्स का मिलना ये साबित करता है कि इंसान ने अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए औजारों का निर्माण शुरू कर दिया था। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मध्य पाषाण काल का दौर आया, जिसे माइक्रोलिथ या छोटे औजारों का काल कहा जाता है। हाँ, जहां औजार ज्यादा धारदार हो गए थे। राजस्थान में इसके दो बहुत प्रमुख केंद्र मिले हैं, बाड़मेर का तिलवाड़ा और भीलवाड़ा का बागोर। कोठारी नदी के किनारे बसे बागोर को तो मतलब आदिम संस्कृति का संग्रहालय तक कहा जाता है। वाओ, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। जब वीएन मिश्र के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन हुआ तो भारत में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने वाला इंसान अब जानवरों को पालना और जमीन से अनाज उगाना सीख रहा था। ये घुमंतु जीवन से एक स्थायी समाज की ओर बढ़ने का पहला कदम था। बिल्कुल। और तिलवाड़ा की बात करें तो वहां लूनी नदी के पास उत्खनन में एक अग्निकुंड से मानव अस्थि भस्म और मृत पशुओं के अवशेष मिले हैं। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। क्या वे लोग आग का उपयोग केवल खाना पकाने के लिए कर रहे थे या ये किसी प्रकार के अनुष्ठान की ओर इशारा करता है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि उस दौर में भी जीवन और मृत्यु को लेकर एक बहुत ही व्यवस्थित सोच विकसित हो चुकी थी। बागौर में एक जगह मिली है जिसे महासतियों का टीला कहा गया है। वहां कंकालों को एक बहुत ही विशेष तरीके से दफनाया गया था। किस तरह का तरीका? उनका सिर हमेशा पश्चिम की ओर रखा जाता था। पश्चिम की ओर ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई विशेष दिशा ज्ञान या दार्शनिक सोच थी? ये निश्चित रूप से दिशाओं के ज्ञान को दर्शाता है। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता कि सभी शवाधान एक ही दिशा में हों। ये स्पष्ट करता है कि उनके पास मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर कोई धार्मिक या दार्शनिक अवधारणा थी। समाज केवल पेट भरने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, उनके अपने नियम और मान्यताएं थीं। हाँ, ये समझना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले भी इंसान अपने अस्तित्व के गहरे सवालों से जूझ रहा था। अब समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उस युग की बात करते हैं जिसने भारतीय इतिहास की समझ को ही बदल कर रख दिया। कालीबंगा की बात कर रही है ना? बिल्कुल। घग्गर नदी के किनारे बसा हनुमानगढ़ जिले का कालीबंगा। अमलानंद घोष द्वारा 1951-52 में खोजी गई ये सभ्यता कितनी विशाल थी। कालीबंगा सच में एक अद्भुत पुरातात्विक स्थल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। राठीगढ़ी और धौलावीरा के बाद भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है। जी, ये एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब कालीबंगा के नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग का विश्लेषण किया जाता है। दस्तावेज बताते हैं कि वहाँ नगर के चारों ओर एक दोहरा परकोटा यानी डबल फोर्टिफिकेशन था। हाँ, शहर दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा गया, जहाँ विशिष्ट वर्ग रहता था, और पूर्वी टीला जहां सामान्य जनता निवास करती थी। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे को दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। कालीबंगा में कई घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसे दीनहीन बस्ती का नाम भी दिया है। दीनहीन बस्ती? हाँ, लेकिन कच्ची ईंटों के उपयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वे तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे। उनका इंजीनियरिंग का स्तर असाधारण था। घरों के अंदर निजी कुएं मिले हैं, और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वहां की जल निकासी व्यवस्था। नालियां? हाँ,
पक्की ईंटों की जगह उन्होंने लकड़ी को खोखला करके नालियां बनाई थी। लकड़ी की नालियां? लेकिन लकड़ी तो पानी के संपर्क में आने से सड़ जाती है। फिर ये सिस्टम लंबे समय तक कैसे काम करता था? ये तो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती रही होगी। यही तो उनकी तकनीकी समझ का कमाल है। ये उस समय के स्थानीय संसाधनों के बेहतरीन उपयोग का एक शानदार उदाहरण है। हो सकता है कि उन्होंने किसी विशेष प्रकार की लकड़ी या लेप का इस्तेमाल किया हो जब पानी से खराब ना हो। ये वाकई कमाल है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी कालीबंगा ने इतिहास रचा है। यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ क्षेत्र मिला है। जहाँ एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी ना? बिल्कुल, चना और सरसों एक साथ। ये तो आधुनिक कृषि विज्ञान की मिक्स्ड फार्मिंग तकनीक है। जी हाँ। आज किसानों को ये तकनीक सिखाई जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, और हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक रिसर्च पेपर के ये कर रहे थे। और सिर्फ कृषि ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान के साक्ष्य भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उत्खनन के दौरान एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 स्पष्ट छिद्र या छेद हैं। 6 छेद एक खोपड़ी में? हाँ, ये शल्य चिकित्सा या सर्जरी का एक बहुत ही ठोस प्रमाण है। इस प्रक्रिया को ट्रेपेनेशन कहा जाता है। बिना आधुनिक एनेस्थीसिया या स्टेरिलाइज्ड उपकरणों के खोपड़ी में छेद करना, यह प्रक्रिया तो बहुत दर्दनाक और जानलेवा हो सकती थी। क्या वे लोग सफल होते थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रेपेनेशन आमतौर पर दिमाग की किसी बीमारी या गंभीर चोट का इलाज करने के लिए किया जाता था। खोपड़ी का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन छेदों के आसपास की हड्डी ने खुद को भरना शुरू कर दिया था। मतलब वो व्यक्ति जिंदा बच गया था? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उस जटिल मेडिकल प्रक्रिया के बाद भी वो व्यक्ति जिंदा रहा। ये दिखाता है कि उनके पास संक्रमण को रोकने और दर्द को प्रबंधित करने का कोई गहरा वानस्पतिक या औषधीय ज्ञान जरूर था। यह एक बहुत ही अद्भुत जानकारी है। इसके अलावा कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड भी मिले हैं। साथ ही वहां दीवारों में पड़ी दरारें भी मिली हैं, जिन्हें भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक माना जाता है। ऊंट की हड्डियां और बेलनाकार मुहरें भी मिली हैं। हाँ, ये एक पूरी तरह से विकसित और जीवंत शहर की तस्वीर पेश करते हैं, और इन सब के उद्गम को समझना भी जरूरी है। बीकानेर के आसपास पाई गई सौंधी संस्कृति का जिक्र यहाँ प्रासंगिक है, जिसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। अमलानंद घोष का मानना था कि यही वो मूल संस्कृति थी जिसने आगे चलकर पूरी हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी। तो कालीबंगा के इस नगरीय चकाचौंध और अर्बन ग्रिड सिस्टम से अगर नजर हटाएं तो विकास का एक दूसरा मॉडल भी था। चलिए उदयपुर की ओर चलते हैं, जहां बेड़च नदी के किनारे एक और महान सभ्यता आकार ले रही थी, आहड़ सभ्यता, जिसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। दोनों में क्या बुनियादी फर्क था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कालीबंगा और आहड़ की जीवनशैली बिल्कुल अलग थी। कालीबंगा जहां एक नियोजित नगरीय सभ्यता थी, वहीं आहड़ पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो बनास संस्कृति का हिस्सा थी। हाँ, लेकिन ग्रामीण होने का मतलब ये नहीं था कि उनका जीवन स्तर निम्न था। आहड़ की सामाजिक संरचना बहुत ही मजबूत थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है एक ही मकान के अंदर 6-6 चूल्हों का मिलना। एक घर में 6 चूल्हे, क्या यह किसी संयुक्त परिवार के रहने का संकेत है या फिर किसी कम्युनिटी किचन का? दोनों ही संभावनाएं हैं, और दोनों ही ये साबित करती हैं कि उनका सामाजिक ढांचा बहुत ही सहयोगात्मक था। व्यापार और उद्योग में भी वे बहुत आगे थे। उन्होंने मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बिना पक्की ईंटों के मकान बनाए। अनाज पीसने की चक्की, जिसे सिलबट्टा कहते हैं, वो भी वहां मिला है, और मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है, वो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये बनासियन बुल सिर्फ एक कलाकृति थी, या कृषि आधारित समाज में बैल की उपयोगिता को देखते हुए पशु पूजा का संकेत है? यह एक बहुत ही विश्लेषणात्मक नजरिया है। कृषि प्रधान सभ्यताओं में बैल हमेशा से शक्ति और उर्वरता का प्रतीक रहा है, इसलिए यह संभवतः उनके धार्मिक विश्वासों का हिस्सा था। इसके अलावा आहड़ की खासियत उनका विदेशी नेटवर्क था। विदेशी व्यापार एक ग्रामीण सभ्यता में? बिल्कुल। वहां से 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं, जो विदेशी व्यापार की ओर इशारा करती हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। और जब धातु की बात हो रही है तो सीकर जिले के गणेश्वर का जिक्र आना लाजमी है। कांतली नदी के किनारे बसी इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। हाँ, गणेश्वर। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि यहाँ मिले मछली पकड़ने के कांटे, तीर, भाले और सुइयां 99% शुद्ध तांबे के बने हुए थे। आज के आधुनिक धातु विज्ञान के बिना
99% शुद्धता कैसे संभव है? यह प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तांबे को अयस्क से अलग करना और उसे 99% तक शुद्ध करना एक बेहद जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। हजारों साल पहले ये सटीकता हासिल करना उनके असाधारण वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाता है। और दस्तावेजों में जिक्र है कि नदियों में आने वाली बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने पत्थरों का एक विशाल बांध बनाया था। हाँ, और उसमें ईंटों का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ था। ये प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान था। अब अगर हम पाषाण और ताम्र युग से आगे बढ़ते हुए लौह युग और महाजनपद काल की ओर चलें, तो तकनीकी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। जयपुर का बैराट एक ऐसा स्थान है जो महाभारत काल से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास को समेटे हुए है। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। महाभारत काल का भीमताल भी वही है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बैराट का सबसे बड़ा महत्व बौद्ध धर्म के साक्ष्यों के कारण है। सही कहा। 1999 में वहां उत्खनन के दौरान अशोककालीन एक गोल बौद्ध मंदिर मिला था। और सवाई राम सिंह के समय मिली स्वर्ण मंजूषा, जी जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं। हाँ, इसके अलावा बैराट से एक रहस्यमयी शंख लिपि मिली है और 36 मुद्राएं भी मिली हैं, जिनमें से 16 यूनानी शासक मिनांडर की हैं। मिनांडर के सिक्कों का मिलना ये पुख्ता करता है कि इस क्षेत्र पर ग्रीक प्रभाव था। और जब लौहयुग के बाद चल रही है तो टोंक जिले के रैड का जिक्र बहुत जरूरी है। इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। ये नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वहां लोह उपकरणों का विशाल भंडार मिला है और सर्वाधिक 3075 आहत मुद्राएं यानी पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं। लोहे की भट्टियों की बात करें तो झुंझुनू के सुनारी से भारत में लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। जयपुर के जोधपुरा और भरतपुर के नोह का भी जिक्र आता है, जहां जाखा बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली थी। बिल्कुल। अभी तक हमने जिन बड़ी सभ्यताओं पर चर्चा की वे बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रीय स्थल भी हैं जो बेहद अनोखे हैं, जैसे उदयपुर के पास स्थित बालाथाल। बालाथल में एक 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है, लेकिन जो सबसे असाधारण खोज हुई वो एक कुष्ठ रोगी यानी लेपर का कंकाल था। हाँ, हड्डियों पर कुष्ठ रोग के निशान। ये भारत में इस बीमारी के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। और वहां से एक शवाधान मिला है जिसमें कंकाल को योगी मुद्रा में दफनाया गया था। यह मृत्यु और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को दर्शाता है। इसी तरह राजसमंद का गिलूंड भी अनोखा है, जो आहड़ संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन वहां पक्की ईंटों का अपवाद स्वरूप प्रयोग हुआ। हाँ, स्थानीय स्तर पर नवाचार लगातार हो रहे थे। और हनुमानगढ़ के रंग महल का क्या कहना? जहां एक स्वीडिश दल ने हन्ना रेड के नेतृत्व में उत्खनन किया, वहां से गांधार शैली की मूर्तियां मिली और ये स्थान 3 बार बसा और उजरा। इस क्षेत्रीय विविधता में जालोर के भीनमाल का जिक्र भी जरूरी है। यहां से एक रोमन सुराही मिली है जो रोम के साथ व्यापार का सबूत है, और ये महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का कार्यक्षेत्र भी रहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? श्रोताओं के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? इन तमाम साक्ष्यों को खंगालने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि इंसान की खोजी प्रवृत्ति और उसका इंजीनियरिंग दिमाग कोई आज के युग की देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गुण हजारों सालों से मानव डीएनए का हिस्सा रहे हैं। इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि राजस्थान सिर्फ मध्यकालीन युद्धों के लिए नहीं जाना जाता। 25 लाख साल पहले से लेकर